Students, today we will discuss a topic, properties of colloidal solutions. But before we start, I want to tell you something about the colloidal solution. No doubt this we have done in detail in the previous lecture. But be remember that colloidal solutions are the solutions in which the size of particles is between 1 to 1000 nanometer. Am I clear to all of you? तो ये बेटा आपको you remember this point कि colloidal solutions are the solutions having the size 1 to 1000 nanometer. Now we have to study the properties of colloidal solutions. There are total 10 properties. We have to study first its nature, heterogeneous, then its stability, then filterability, then its determination of molecular mass, Brownian moment, Tyndall effect, color, charge, electrophoresis, and in the last we have to study about the electroosmosis. So now let's start with the first property, that is heterogeneous nature. Now listen students. The first property of colloidal solution is they are heterogeneous in nature. Heterogeneous means beta the solution is not completely homogeneous. They will have the two different phases. What they will have? Heterogeneous means the colloidal solutions have two different phases, or you can say non-uniform composition. But ये term we have discussed so many times in the 11th class कि what is the meaning of heterogeneous. Hetero means different, geneous means phase. अगर आपके solution में दो अलग अलग phase हैं, one is solid another one is liquid, then it is said to be the heterogeneous, और उसकी वजह से उसकी जो composition होगी वो non uniform. बट एक प्रॉब्लम क्या है कि जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है ये आपको नजर आते हैं होमोजीनियस. ऑन द अपर साइड दे सीम्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दीज आर हेटेरोजीनियस. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ ब्लड, इन द ब्लड द डिस्पर्स्ड फेज, द पार्टिकल्स आर यू कैन से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, and the dispersion medium is said to be blood plasma. So ये जो अपर से आपको नजर आता है ब्लड, दिस इज द कंप्लीट ब्लड. बेटा ध्यान से देखिए, जो ब्लड आपको नजर आ रहा है वो एक कंप्लीटली होमोजेनियस नजर आ रहा है ऑन द अपर साइड. बट अगर आप डिटेल में जाओगे तो जो ब्लड प्लाज्मा है उसकी स्टेट तो है लिक्विड, बट जो आरबीसी सॉलिड, डब्ल्यूबीसी सॉलिड, ब्लड प्लेटलेट्स these are normally solid or you can say not completely liquid. दूसरा ये मूव करते रहते हैं इसके अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर. तो नेचर आपको पता होनी चाहिए. द नेचर ऑफ colloidal solution is heterogeneous. रीजन आपको क्लियर हो गया, ठीक है. दे विल हैव द टू डिफरेंट फेजेस, क्लियर. एंड सेकेंडली वन मोर थिंग, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मीनिंग क्या है? जस्ट आई विल टेल यू वन थिंग, जस्ट सी आउट अगेन. दिस इज द कंप्लीट ब्लड प्लाज्मा. This is dispersion medium, blood plasma. Now particles, these RBCs, जो ये particles हैं ये हम मान के चलते हैं RBCs. अब ये RBC कोई कहाँ पर है कोई कहाँ पर है, it is not fixed, fix नहीं है. Then we will say WBC. WBC को बेटा ऐसे डिनोट करते हैं इस तरह से. तो ये आपके WBC हो गए. सिमिलरली प्लेटलेट्स भी होती हैं. प्लेटलेट्स को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं क्रॉस. दीज आर प्लेटलेट्स. अब बेटा ध्यान से देखिए, कोई भी एक हिस्सा उठा के देखिए. इस पार्ट के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी. अगर आप इस सेकंड पार्ट को लेकर चलेंगे, इस सेकंड पार्ट में क्या नजर आ रहा है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी. इस थर्ड पार्ट में क्या नजर आ रहा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट. तो ये जो तीन पार्ट्स आपने लिए, यू हैव टेकन फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री पार्ट्स. क्या इनमें कंपोजिशन सेम है? यहाँ पर सिर्फ आपके आरबीसी और डिस्पर्जन मीडियम है. यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और डिस्पर्जन मीडियम है. लास्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और डिस्पर्जन मीडियम. मींस ऑल दीज थ्री पार्ट्स दे हैव, ऑल दीज थ्री पार्ट्स हैव डिफरेंट कंपोजिशन. और इस डिफरेंट कंपोजिशन की वजह से ही वी विल से
दैट इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो हेट्रोजीनियस नेचर के लिए बेटा बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है ब्लड, जो आपको याद रखना है। सो हालांकि आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, यू मस्ट नो व्हाट इज द नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। द नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस। सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड, that is it is heterogeneous in nature. Now beta we will shift to the, just a minute, now we'll shift to the second property, that is stability. Just see out, all of you know that the point number 2, colloidal solutions are stable in nature. Stable in the sense जो उसके पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। जस्ट लाइक आई टेल यू वन थिंग, इफ यू टेक द एग्जांपल, दिस इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, these are you can say dispersed phase particles, dispersed phase, and this is the dispersion medium. तो ये जो dispersed phase के पार्टिकल है बेटा, ये नीचे सेटल डाउन नहीं करेंगे। these particles they do not settle down. So on that basis we कह सकते हैं कि colloidal solutions are stable. आपको ध्यान होगा in the suspension, याद कीजिए बेटा, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था that on the basis of size of particles solutions कितने टाइप के हो सकते हैं, at that time हमने स्टडी किया था सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या था बेटा, रिमेंबर, जो पार्टिकल का साइज था that is more than 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल का साइज इट वाज बेसिकली मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो वो जो पार्टिकल्स थे, आई गिव यू और एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, दीज आर द सैंड पार्टिकल्स। और इसमें जो मीडियम था बेटा, इफ यू रिमेंबर, द मीडियम इज वाटर। तो अगर आप एक कंटेनर में वाटर और सैंड को मिक्स करोगे, आफ्टर सम टाइम ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम। इस वक्त all the particles कहां पर आ जाएंगे, at the bottom of container आ जाएंगे। this is said to be that these are not stable। तो स्टेबिलिटी अब आपको क्लियर हो गई। अगर आपके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, these are said to be unstable, और अगर वो नीचे सेटल डाउन नहीं करते, these are said to be the stable। so the colloidal solutions are stable because, or you can say, the particles does not settle down at the bottom। now beta इसका जो cause है, what is the cause of this? this cause we will discuss in our next property, Brownian movement। तो मैं cause आपको बता देता हूं कि ये नीचे सेटल डाउन क्यों नहीं होते, due to Brownian movement, and this Brownian movement we will study at number 5। this is our 5th property। तो the meaning is clear, what is the meaning of stability, कि आपके कोलाइडल पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं करते, that means these are stable। और हमने कंपेयर किया सस्पेंशन से। so these beta we have completed the 2 properties, first heterogeneous nature, second these are quite stable। now the third one, third property is filterability। filterability means हम कैसे इनको फिल्टर कर सकते हैं, that is a third property। filterability, बेटा जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, रिमेंबर कोलाइडल सॉल्यूशंस में व्हाट हैपेंस, कोलाइडल पार्टिकल्स बेसिकली होते हैं। सो कोलाइडल सॉल्यूशंस they can pass through normal filter paper। remember this point, very important। बेटा लैब में आपने देखा होगा जो फिल्टर पेपर आप यूज करते हो, उसमें से अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन को पास करो तो उसके पार्टिकल उसमें से पास हो जाते हैं। क्यों पास होते हैं, जो आपका नॉर्मल फिल्टर पेपर है ये उसके पोर्स हैं, दीज आर द पोर्स ऑफ नॉर्मल फिल्टर पेपर। और इन पोर्स में से कोलाइडल सॉल्यूशन पास हो रहा है, इट मींस साइज ऑफ पोर is more than size of colloidal particle। अब ये पोर का साइज बड़ा है और पार्टिकल छोटा है, तो पार्टिकल इसके अंदर से इजीली क्या कर जाएगा,
पास आउट कर जाएगा दिस वे। क्लियर? सो ये आपको ध्यान रखना है कि वाई हम इनको नॉर्मल फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते। यहाँ एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, दे कैन पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर, हेंस दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड by using normal filter paper। तो उसमें से अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन को डालोगे तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही पास हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है वो छोटा है और उसके अंदर जो पोर्स है दीज आर क्वाइट बिगर, सो सॉल्यूशंस पास हो जाएगा। बट इफ वी टेक अ स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर दैट इज सेड टू बी अल्ट्रा फिल्टर पेपर, from this ultra filter paper the colloidal particles are not able to pass। बेटा वो इसमें से पास नहीं हो सकते। पहला डिफरेंस देखिए, दे कैन पास थ्रू द नॉर्मल फिल्टर पेपर, क्लियर, बट दे कैन नॉट पास थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर पेपर। रीजन भी अपने आप आएगा, नॉर्मल फिल्टर पेपर में पोर साइज बड़ा है, वेयर एज इन अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो पोर साइज होगा वो कम होगा, दिस इज क्वाइट स्मॉल, द पोर्स आर स्मॉल। देखिए यहां पर मैंने बड़े पोर्स बनाए हैं, यहां पर मैंने पोर्स छोटे बनाए, तो यहां पर जो आपके पोर्स हैं दीज पोर्स आर क्वाइट स्मॉल। अब ये पोर्स छोटे हैं तो पार्टिकल इसमें से पास नहीं हो सकते। और ये किससे छोटे हैं? द साइज ऑफ पोर, यहां पे पोर का साइज क्या था बेटा? बड़ा था, यहां पे साइज ऑफ पोर इज लेस देन साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स बड़े हो गए, पोर्स छोटे हो गए, तो पार्टिकल उसमें से पास आउट नहीं कर सकते। देयरफॉर द कोलाइडल सॉल्यूशंस कैन बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर। Remember what is the difference between the normal filter paper and ultra filter paper? इसमें pore size bigger than colloidal particle and here the pore size is less than colloidal particle। And very important thing, आप यहाँ से colloidal particle को filter कर रहे हो, this technique will have the special name ultrafiltration। What is the meaning of ultrafiltration? If we will filter using ultra filter paper, the technique is said to be the ultrafiltration। So beta, this we have done the third property, filterability, and the conclusion of the property is that these colloidal solutions they cannot be filtered by using normal filter paper, while they can be filtered by using ultra filter paper जिनमें pore size less than colloidal particle और normal में pore size bigger than colloidal particle। So this is about the third property, that is ultra filterability। Now we'll shift to the fourth property now। The fourth property is determination of molecular mass। Property number 4, determination of molecular mass of colloidal particles or solutions, whatever you want। Now listen, the molecular mass of colloidal particles is quite more। मॉलिक्यूलर मास इनका काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास अगर इनका ज्यादा है, एंड यू रिमेंबर कि हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कैसे करते हैं, देन वी टेक टू डिटरमाइन the molecular mass, we take the help of colligative property। colligative property की हेल्प लेते हैं। and the colligative property जो हमने स्टडी करी है, these are you can say relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, whereas last one is osmotic pressure। तो हम जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा वो डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड वन थिंग यू नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मीनिंग अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा देन द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है पर्टिकुलरली पार्टिकल्स की,
बेटा यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स की वजह से, बी क्लियर। सो व्हेनेवर वी से कोलाइडल सॉल्यूशन मींस हम कोलाइडल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो RLVP ये भी बहुत कम होगा, डेल्टा TB इज लेस, डेल्टा TF इज लेस, ये तीनों क्वांटिटी बहुत कम अमाउंट में आएंगी। सो इन तीनों प्रॉपर्टीज से हम इसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज यू कैन से सेड टू बी एप्रिशिएबल, एप्रिशिएबल वैल्यू आती है। दूसरा, हमने वहां पर भी स्टडी किया था कि अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, दीज कोलाइडल सॉल्यूशन, दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं मोस्टली। तो यहाँ पर भी हमें अगर मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है तो विच प्रॉपर्टी वी विल यूज, ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज दीज थ्री प्रॉपर्टीज दे विल हैव वेरी लेस वैल्यू and from which it is not quite easy to determine the molecular mass. So what is the main conclusion? Determination of molecular mass. Which property I will use? I will use osmotic pressure. Keep in mind. Now I'll shift to the property number 5. This is fourth property we have done. Now fifth property is Brownian movement. Brownian movement. This was discovered by Robert Brown. On that name, the Brownian motion was given. So what is Brownian movement? Just see out. Beta, first I'll write the definition, then we will go in detail. क्योंकि कुछ चीजों में पहले definition को समझाया जाता है, फिर डिटेल में जाते हैं. So Brownian movement is zigzag movement of colloidal particles. colloidal particles का कैसा मूवमेंट, zigzag movement, that is said to be the Brownian movement. just like ये आपका colloidal particle है, this way, this zigzag movement, this movement of colloidal particle is said to be the Brownian movement. Zigzag means not straight, up, down, up and this way. Now what is the cause of the Brownian movement? Now see. Suppose beta ये particle है, this is the colloidal particle. Clear? Colloidal particle means dispersed phase. बात कीजिए, this is colloidal particle. colloidal particle means dp, dispersed phase. तो इस colloidal particle से क्या होगा बेटा, dispersion मूवमेंट, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो ये पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे है, जब इस पार्टिकल से कोई डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल कोलाइड करेगा, कौन सा पार्टिकल करेगा, डिस्पर्जन मीडियम, ये मैं मान के चलता हूँ दिस इज द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। तो जैसे ही कोलाइड करेगा इससे, क्लियर, व्हाट हैपेंस, ड्यू टू कोलिजन बेटा, अब आपको पता है कोलिजन से क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो ये पार्टिकल कोलिजन की वजह से यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पर कोई और कोलाइडल पार्टिकल है, वो इसको कोलाइड करेगा, तो ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा। नाउ अगेन दिस इज अनदर पार्टिकल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ये इसको कोलाइड करेगा, तो ये डिस्पर्स्ड पार्टिकल यहाँ पे आएगा। अब फिर यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम है, वो इसको कोलाइड करेगा, तो फिर ये आपका कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पे आएगा। अगेन डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल कोलाइड करेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। तो कंक्लूजन क्या है, देखिए, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल या कोलाइडल पार्टिकल को कौन स्ट्राइक कर रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स, ये कंटिन्यूअसली इनको कोलाइड करते हैं। उस कोलिजन की वजह से ये जो मूवमेंट आपको मिला, जिगजैग मूवमेंट, दैट इज सेड टू बी द ब्राउनियन मूवमेंट। तो इस मूवमेंट में बड़ी क्लियर पिक्चर आपको ध्यान रखनी है कि मीडियम के पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज को स्ट्राइक करेंगे, और जैसे ही स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन चेंज होते ही यू विल गेट अ कंटिन्यूअसली जिगजैग मूवमेंट। सो व्हाट इज दिस, व्हाट विल आई राइट द कॉज, सो कॉज आई राइट इन अ सिंगल लाइन, ड्यू टू cause due to collisions of dispersion medium particles with
पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। सिंपल सी बात है बेटा, मीडियम का पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो कोलाइड करेगा, कोलिजन से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एंड एवरी टाइम द डायरेक्शन चेंजेस एंड यू विल गेट अ zigzag movement, that is said to be the Brownian movement. So one thing is clear to all of you, what is Brownian movement? Zigzag movement caused due to collision of dispersed medium particle with the particle of dispersed phase. Now factors affecting the dispersion, factors affecting Brownian movement, see out. Factors affecting the Brownian movement. So बेटा Brownian movement को बेसिकली जो है आपके दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं. नंबर वन इज size of particle, second is viscosity of medium. बेटा रिमेंबर वन थिंग, जो ब्राउनियन मूवमेंट है दिस इज द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ये आपके कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट है, दैट्स ऑल. तो अगर इफ साइज, रिमेंबर एक ये स्मॉल साइज का पार्टिकल है और एक ये बड़े साइज का पार्टिकल है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस पार्टिकल विल हैव द लेस साइज, दिस पार्टिकल विल हैव द मोर साइज, क्लियर. तो अब ये बताइए कि जो मूवमेंट है सिंपल है, आप ध्यान करिए, ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम इससे भी कोलाइड कर रहा है और इससे भी कोलाइड कर रहा है, ठीक है. तो ज्यादा मूवमेंट किस में मिलेगा, पार्टिकल जिसका लेस साइज है या पार्टिकल जिसका मोर साइज है. ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, जिस पार्टिकल का साइज कम है दिस पार्टिकल विल शो मोर मूवमेंट, whereas जिस पार्टिकल का साइज लार्ज है this shows less movement. So we can say the size of particle is inversely proportional to Brownian movement. तो इसमें एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, जस्ट सी आउट, इसको हटा देते हैं जस्ट. दिस इज विल राइट साइज ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Brownian movement PM, और यहां पर भी लिख के चलते हैं, राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग में Brownian movement inversely proportional to size of particle. Now listen, one question we will discuss here. Suppose you are having two particles. Particle A having the size 100 nanometer, particle B having the size 200 nanometer. Which shows more Brownian movement? बताइए, just see out which shows more Brownian movement. So बेटा अंडरस्टूड, मैंने आपको बताया था मूवमेंट है, सिंपल सी बात है, अगर साइज ज्यादा होगा तो मूवमेंट कम होगा, साइज कम होगा देन द मूवमेंट विल बी मोर. तो लेस साइज किसका है, 100 नैनोमीटर है 200 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, दिस इज लेस साइज, एंड इफ द साइज इज लेस देन इट विल हैव मोर Brownian movement, means the answer is particle A, and reason is due to less size. So this we have discussed how the size of particle will affect the Brownian movement. Now we will shift to the second property, that is viscosity of the medium. तो बेटा विस्कोसिटी आपको पता है एक बैक डायरेक्शन में फोर्स है, लिक्विड्स के अंदर होती है. विस्कोसिटी का मीनिंग आपको मैंने बताया था, इट इज द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड. अगर आपका लिक्विड ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज सेड टू बी द विस्कोसिटी. तो अगर पार्टिकल को यहां पे जाना है, जाना यहां पे उसे, और बैक डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है विस्कोसिटी, तो ये फोर्स क्या करेगी, दिस विस्कोसिटी क्रिएट्स हिंड्रेंस इन द फ्लो. सिंपल सी बात है, पार्टिकल को यहां जाना है, विस्कोसिटी बैक डायरेक्शन में लगती है, तो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी बैक डायरेक्शन में फोर्स होगी, तो मूवमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, लेस होगा. सो वी कैन से विस्कोसिटी ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Brownian मूवमेंट, कि अगर आपकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो Brownian मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो अगेन आई विल राइट हियर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी. सो हमने एक डिटेल तो देख लिया.
कि विस्कोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, बिकॉज विस्कोसिटी एक बैक डायरेक्शन की फोर्स है, पार्टिकल को अगर लेफ्ट से राइट जाना है तो विस्कोसिटी राइट टू लेफ्ट लगेगी, क्लियर हुआ अच्छी तरह से, ड्यू टू विच ऑटोमेटिकली मूवमेंट लेस होगा। क्वेश्चन अराइज होता है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हम कैसे फाइंड आउट करें किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो बेटा दो मेथड है हमारे पास, आई गिव यू हाउ टू डिटरमाइन which has more viscosity. So for that we are having two methods. First, see mathematical values. क्या देखना बेटा आपको, मैथमेटिकल वैल्यूज देखिए। सेकेंड मेथड क्या है, जो विस्कोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द लिक्विड, थिकनेस ऑफ मीडियम। जो मीडियम जितना ज्यादा थिक होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। आई विल गिव यू द एग्जांपल, आप लोगों ने वाटर भी देखा हुआ है एंड ऑल ऑफ यू हैव सीन ग्लिसरॉल, ठीक है। तो वाटर और ग्लिसरॉल में कौन सा ज्यादा थिक होता है, द ग्लिसरॉल सीम्स टू बी मोर थिक, ड्यू टू विच दिस ग्लिसरॉल विल हैव मोर विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के लिए बेटा आपको या तो डिपेंड रहना पड़ेगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे, और वो नहीं दे रखी तो कीप योर माइंड द लिक्विड विच इज मोर थिक दैट विल बी मोर विस्कस। सो नाउ सी we'll do one question based on that also. Question is same, which has more Brownian moment. Colloidal particle in water as dispersion medium, colloidal particle in glycerol एज डिस्पर्जन मीडियम। अब देखिए बेटा, एक तो डिस्पर्जन मीडियम आपका वाटर है, दूसरा डिस्पर्जन मीडियम ग्लिसरॉल है। तो मीडियम की बात हो रही है, मीडियम आपका डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली हम साइज ऑफ पार्टिकल पर तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि साइज इन्होंने सेम दिया हुआ है, सेम इन द सेम। अगर कोलाइडल पार्टिकल ही मेंशन नहीं किया हुआ है देन इट इज अंडरस्टूड वो दोनों में सेम है। तो मीडियम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आपका ब्राउनियन मूवमेंट के विस्कोसिटी फैक्टर से। ध्यान कीजिए, अगर आपको मीडियम में देखना है तो आपको मीडियम की क्या देखनी है, विस्कोसिटी। तो वाटर और ग्लिसरॉल में वी नो दैट विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरॉल इज मोर देन वाटर। तो ब्राउनियन मूवमेंट किस में ज्यादा होगा बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट आपको वाटर में ज्यादा मिलेगा। ब्राउनियन मूवमेंट इज मोर इन वाटर देन ग्लिसरॉल। वैसे भी आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो भी पानी और ग्लिसरॉल, जो ग्लिसरॉल है वो थिक है तो उसमें से नॉर्मली देखो मूवमेंट ऑटोमेटिकली मुश्किल हो जाएगा। हनी आपने देखा है, शहद, शहद को जब हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पून तो उसको निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पून उस शहद के अंदर एंटर नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो उसके अंदर जो पार्टिकल है उनका मूवमेंट ऑटोमेटिकली कम होगा। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो टू फैक्टर्स वी हैव डन, नंबर वन साइज, नंबर टू विस्कोसिटी। साइज जो है वो डिस्पर्स्ड फेस का फैक्टर है, विस्कोसिटी डिस्पर्सन मीडियम का फैक्टर है, एंड बेसिकली दिस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्राउनियन मूवमेंट। तो हमने स्टडी क्या किया अब तक रिगार्डिंग द ब्राउनियन मूवमेंट? वी हैव स्टडी दैट ब्राउनियन मूवमेंट इज द zigzag मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कॉज हमने बताया था, वी हैव डिस्कस्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम विद द पार्टिकल्स of dispersed phase, and we have done the two factors. Now in the last we have to study the significance or importance of Brownian movement. Significance or importance of Brownian movement. बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिग्निफिकेंस या ब्राउनियन मूवमेंट। पहले मैं इस पे स्टडी करता हूं विद पॉइंट नंबर 1। It gives the stability of colloidal solutions. Colloidal solution की stability को मैंने explain किया था। Then I have told you कि वो stability है वो किसकी वजह से है, Brownian movement। वहां पर मैंने आपको कहा था कि ये जो आपके particles हैं, see carefully, ये आपके dispersed phase के particles हैं,
ये पार्टिकल्स ऐसे मूव करते रहते हैं रैंडमली, एक से ही समझते हैं। दिस टाइप ऑफ zigzag मूवमेंट इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। अब ये मूवमेंट कंटिन्यूअस है और इस मूवमेंट का नाम क्या है? दिस मूवमेंट इज ब्राउनियन मूवमेंट। तो इस मूवमेंट की वजह से ये पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं करेगा, दिस पार्टिकल डज नॉट सेटल डाउन। एंड स्टेबिलिटी इज दैट, यहाँ स्टेबिलिटी का मतलब फोर्स से नहीं है, या स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपका पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं कर रहा है, वो अपनी फॉर्म को बनाए रखे हुए, दैट इज सेड टू बी द स्टेबिलिटी। तो वो नीचे सेटल डाउन क्यों नहीं हो रहा? ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर? So it explained the stability of colloidal solutions because due to Brownian movement, particles does not settle down. I think this is clear. The first you can say significance or importance. Now second we have to do the, with the help of this you can say Brownian movement, we can determine the Avogadro's number. This property also help in the determination of Avogadro's number. थोड़ा मोल कंसेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 10⁻⁻23 और these are the particles present in 1 mole of substance. Clear? तो एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन क्या थी? नॉर्मली देयर आर सो मेनी डेफिनेशन, बट एग्जैक्टली एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। 1 मोल में जितने पार्टिकल होंगे वो आपका एवोगैड्रो नंबर है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं पार्टिकल्स। हमें सिर्फ क्या करना है, ब्राउनियन मूवमेंट में एक्चुअली हमें पार्टिकल्स का zigzag मूवमेंट नजर आता है, ठीक है, और उस मूवमेंट से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं। फिर से क्लियर कर रहा हूं, ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड दिस मूवमेंट कैन बी इजीली सीन, इसको देखा जा सकता है। बाय सीइंग द मूवमेंट वी कैन कैलकुलेट कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, और जिसको फर्दर क्या नाम दिया गया था? एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर वाज नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट, इट वाज अ प्रैक्टिकल कांसेप्ट। विद द हेल्प ऑफ सो मेनी फिनोमेना 1 मोल सब्सटेंस में पार्टिकल्स को काउंट किया गया। और पार्टिकल्स काउंट करने के लिए ब्राउनियन मूवमेंट भी एक बेस्ट मेथड था। जितने पार्टिकल्स होंगे उतने हमें zigzag मूवमेंट मिलेंगे, जितने पार्टिकल्स होंगे we will get same number of zigzag movements. So in this way this help in the calculation of Avogadro's number. Now so students one more thing, यहाँ पे लिखना क्या है? Simple one line you have to note that it help in determination of Avogadro's number. कैसे? by measuring the number of particles in 1 mole through zigzag motion और zigzag movement। हम मूवमेंट से फाइंड आउट करेंगे कितने पार्टिकल्स है। बी क्लियर? सपोज 100 पार्टिकल्स है तो हाउ मेनी मूवमेंट्स? 100 मूवमेंट्स। 200 पार्टिकल्स 200 मूवमेंट्स। तो 1 मोल सब्सटेंस के अंदर, बी क्लियर, इन 1 मोल सब्सटेंस हमें कितने मूवमेंट मिले? वी गॉट 6.022 10⁻23 मूवमेंट्स। इट मींस हमारे पार्टिकल्स की भी कितने हो गए बेटा? 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। और यहां से फिर हमारा नंबर जनरेट हुआ एवोगैड्रोस नंबर। एम आई क्लियर? सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5 अभी कंप्लीट नहीं हुई है। वी हैव डन द 2 दैट इज एप्लीकेशंस, 1 मोर इज लेफ्ट। द थर्ड वन इज ये जो zigzag मूवमेंट है ये एक सीजलेस फ्लो है, इसमें कोई भी ब्रेकेज नहीं है, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है कि कभी रुक गया कभी स्टार्ट हो गया। तो सिंस थर्ड प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं, व्हाट इज दिस? इट प्रोवाइड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ceaseless movement of colloidal particle। जो बेटा कोलाइडल पार्टिकल देखिए इस टाइप का मूवमेंट हमें मिला है। अब ये मूवमेंट ध्यान से देखिए, कहीं पर बीच में रुका तो नहीं है। सो ये मूवमेंट क्या है? सीजलेस मूवमेंट है, कंटिन्यूअस मूवमेंट है। और ये हमें किसने बताया? ब्राउनियन मोशन में।
So the three applications or importance are: number one, it explain the stability of colloidal solution. उनको इसने सेटल डाउन नहीं होने दिया, स्टेबिलिटी को मेंटेन किया. डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, जितने मूवमेंट उतने पार्टिकल और उतने ही पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? एवोगैड्रोस नंबर. देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सीजलेस मूवमेंट, जो कोलाइडल पार्टिकल है वो बिल्कुल सीजलेस, बगैर एनी रेजिस्टेंस दे विल मूव. दिस मूवमेंट इज द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर और गिवन बाय which phenomena? Brownian movement. So these three applications or importance or significance we have to learn. So this we have completed, my dear, the fifth property, that is Brownian movement. Now the sixth one is Tyndall effect. Sixth property, Tyndall effect. Now the students see what is the meaning of Tyndall effect. Suppose पहले डेफिनेशन ही लिखते हैं बेटा, डेफिनेशन पहले आने से थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए. इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स. दिस इज द वे. सपोज ये कोलाइडल पार्टिकल है बेटा, ये लाइट इस पे स्ट्राइक करेगी तो ये इसको इन ऑल डायरेक्शंस क्या करेगा? स्कैटर कर देगा इस तरह से. स्कैटर, दिस इज सेड टू बी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. क्लियर? एंड दिस स्कैटरिंग इज सेड टू बी द टिंडल इफेक्ट. इस स्कैटरिंग की वजह से अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाए तो हमें इस टाइप में एक ये कोन मिलता है. जस्ट सिंपली क्लियर इसको ड्रॉ करेंगे. दिस वी विल गेट अ कोन. दिस इज सेड टू बी द टिंडल कोन. और ये कहीं पर भी मिल सकते हैं. उधर भी इस डायरेक्शन में देखिए, अगर नीचे की तरफ स्कैटरिंग हो रही है, दिस अगेन आई विल गेट अ टिंडल कोन. तो फर्स्ट थिंग इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स. दिस इज सेड टू बी द टिंडल इफेक्ट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये पता कैसे चला? लेट्स सी द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस. Practical demonstration of that particularly, you can say that Tyndall effect. Just see out. Suppose this is a colloidal solution. Okay, this solution is placed in a dark room, and with the help of lens, if the light is made to fall on this colloidal particle, लेंस की हेल्प से बेटा हमने लाइट को किस पे किया? इस पे कोलाइडल पार्टिकल पे हमने फोकस किया और लाइट को वहां पे हमने इंजेक्ट किया. देन व्हाट हैपेंस? दिस पार्टिकल स्कैटर द लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस. दिस वे स्कैटर कर देगा इसको इस तरह से. अब स्कैटरिंग की वजह से क्या होगा? ये जो लाइट सिर्फ यहां पर थी, अब ये इस पूरे पार्ट को क्या कर देगी? दिस होल पार्ट will get illuminated. क्लियर? पहले क्या था? अगर ये लाइट क्लियर पास हो जाती कोई इशू नहीं था, बट इस पार्टिकल ने क्या किया? इस लाइट को क्या कर दिया? स्कैटर कर दिया. ड्यू टू स्कैटरिंग व्हाट हैपेंस? ये जो पाथ है ये पूरा का पूरा इल्यूमिनेट हो गया एंड इट बिकम्स समवॉट विजिबल इन द लिक्विड. और ये लिक्विड में विजिबल हुआ. और ये एक पार्टिकल की स्कैटरिंग है. ऐसे ऐसे बहुत पार्टिकल्स हैं. जस्ट सी, सपोज दिस इज वन पार्टिकल, टू पार्टिकल, थ्री पार्टिकल. तो जब एवरी पार्टिकल लाइट को स्कैटर करेगा इस तरह से, ध्यान करना, एवरी पार्टिकल विल स्कैटर द लाइट. देन व्हाट हैपेंस बेटा? ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? इट इज illuminated with bluish light. किससे illuminate होगा? bluish light से होगा. और we can say ये पूरा पाथ हमको अलग से नजर आएगा जो नॉर्मली हमें ट्रू सॉल्यूशंस में नजर नहीं आता. तो फिर से समझिए, यहां मैंने स्कैटरिंग एक पार्टिकल की दिखाई, एक पार्टिकल ने इतने पार्ट को इल्यूमिनेट किया. व्हेन आई एम हैविंग मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हर पार्टिकल इतने पार्ट को इल्यूमिनेट कर रहा है.
इस पार्टिकल ने इतना इल्यूमिनेट किया, इसने इतना इल्यूमिनेट किया, इसने इतना इल्यूमिनेट किया, तो ये पूरा का पूरा जो पाथ है ये क्या हो गया, इल्यूमिनेट बाय अ ब्लूइश लाइट। सो ये जो हुआ, दिस इज क्लियर कट द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट। ये जो स्कैटरिंग हो रही है, ये कौन सी स्कैटरिंग है, टिंडल इफेक्ट। सो व्हाट इज अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन? व्हेन light is made to fall on colloidal particle, light is made to fall on colloidal particle, its path becomes visible or illuminated. Am I clear to all of you? सो ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था टिंडल इफेक्ट का। दिस स्कैटरिंग इज सेड टू बी द, यू कैन से, टिंडल इफेक्ट। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि एक पार्टिकल थोड़े पार्ट को स्कैटर करेगा, वेयर हैविंग सो मेनी पार्टिकल्स, तो थोड़ा थोड़ा इल्यूमिनेट करेगा, स्कैटर करेगा, देन द होल सॉल्यूशन विल बी द होल पाथ ऑफ द लाइट विल बी विजिबल, क्लियर, इल्यूमिनेटेड। तो ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था टिंडल इफेक्ट का। नाउ द नेक्स्ट दैट वी विल स्टडी इज कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हटाते हैं बेटा, ऐसे डेफिनेशन को छोड़ते हैं। नाउ व्हाट इज द कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट? बेटा देखो एक चीज है, आपकी जो स्कैटरिंग है, दिस स्कैटरिंग इज डन बाय द कोलाइडल पार्टिकल, क्लियर। और स्कैटरिंग किसकी वजह से हुई है, दिस लाइट रे, एंड दिस लाइट रे विल हैव अ वेवलेंथ लैम्डा, 2 पॉइंट्स। और कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है, दिस इज साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, जिसे नॉर्मली हम डायमीटर भी बोलते हैं, पर्टिकुलरली जस्ट सी नाउ। सो कंडीशन क्या है बेटा कि ये जो आपका वेवलेंथ है लैम्डा और कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, दे मस्ट बी ऑफ कंपेरेबल डेटा। मींस इनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, इनका जो डेटा है वो तकरीबन क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना, तकरीबन सेम होना चाहिए, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और सबसे जरूरी चीज, जो आपका साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल है, जिसको हम डायमीटर भी बोलते हैं, डी, very important, diameter is not much less than lambda। तो ध्यान रखिए, पहली कंडीशन तो कंपैरेबल साइज है, तो इट्स ओके। मींस अगर आपका डायमीटर किसके इक्वल है, लैम्डा के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। बट अगर डायमीटर लेस देन लैम्डा है तो भी ठीक है, बट ये डायमीटर इट इज नॉट सो मच लेस, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर साइज कम होगा तो वो लाइट स्कैटर नहीं कर पाएगा। लाइट स्कैटरिंग के लिए एक पर्टिकुलर साइज चाहिए, क्लियर। और वो साइज मैंने आपको बता दिया कि अगर डायमीटर छोटा होगा तो लाइट स्कैटर नहीं होगी। तो मेन आपको ध्यान क्या रखना है, 2 पॉइंट्स, द डायमीटर इज नियरली इक्वल टू वेवलेंथ, एंड इफ इट इज लेस इट्स ओके, बट ये बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, नॉट सो मच लेस, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कम हुआ देन ये मान के चलिए कि आपका टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर। सो फर्स्ट फैक्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट इज कंडीशन में फर्स्ट फैक्टर मैंने आपको ये समझाया। सेकंड फैक्टर इज आपको पता है कि ये जो लाइट है ये एक मीडियम से दूसरे में ट्रेवल कर रही है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड मीडियम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इज नॉट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। इक्वल तो बिल्कुल ही होना चाहिए, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना आपका टिंडल इफेक्ट बहुत बेटर आपको मिलेगा, क्लियर। सो 2 थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट इज द कंडीशन, you remember lambda and size of particle must have comparable,
बहुत कम नहीं होना चाहिए डायमीटर। सेकेंडली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम का, ये इक्वल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, वॉट एवर बी द डिफरेंस, इफ द लार्ज इज द डिफरेंस देन बेटर इज द, you can say, Tyndall effect. Now we will see some examples of Tyndall effect. Just see out examples of Tyndall effect. So first example that we will discuss about the Tyndall cone. Tyndall cone we will discuss in tail of comet. First we will discuss this one. Second, the sky appears blue, that we will discuss. And third, the sea water seems to be greenish. So these three you can say the practical examples of Tyndall effect. So one by one study करते हैं. बेटा all of you have seen the comet. ये जो comet है जब ये move करता है, इसके पीछे हमें एक ऐसी tail नजर आती है. The movement is in this direction. This is a comet. और इसके पीछे what is this? This is the tail of a comet. I will write tail of a comet. So बेटा ये tail क्यों आई? Why this the tail appears? Just see out. इस कॉमेट में ये जो बैक साइड में जब ये कॉमेट यहां से यहां मूव कर रहा है तो यहां पर ये छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स होंगे, क्लियर? एंड दीज पार्टिकल्स दे विल स्कैटर द लाइट दिस वे. ये लाइट को स्कैटर करेंगे और उस स्कैटरिंग की वजह से ये पूरा का पूरा जो पाथ है, दिस पाथ गेट इल्यूमिनेटेड एंड दिस पार्ट इज सीन लाइक अ टेल ऑफ अ कॉमेट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो व्हाट विल आई राइट? फिर से देखिए, एक बार फिर से रब करके समझा रहा हूं. ये जो बैक पार्ट है, इस बैक पार्ट में पार्टिकल्स होते हैं. वो पार्टिकल्स लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं दीज आर कोलाइडल पार्टिकल्स. लाइट स्कैटर होगी और लाइट स्कैटर होगी तो टिंडल कोन बनेगा और ये पूरा का पूरा जो टेल है वो आपको किस फॉर्म में नजर आता है? कोन की फॉर्म में. सो द टिंडल कोन इन टेल ऑफ कॉमेट is appeared due to scattering of light by the particles left by comet. कॉमेट जो पार्टिकल्स पीछे छोड़ देता है, उन पार्टिकल्स के वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं और टिंडल कोन हमें मिलती है. सेकेंड, स्काई अपीयर्स ब्लू. जस्ट सी आउट. बेटा इन द स्काई there are some particles. These are, you can say, the particles. These may be the dust particles or any other particles. काफी particles हैं. Clear to all of you? So ये particles क्या करते हैं? What these particles do? Just simple you have to understand. ये particles का जो size है वो किस range में होता है? The size is of the range of colloidal range. अब ये पार्ट भी क्या करेंगे? व्हाट दे विल डू? जब बेटा इन पे लाइट आएगी तो लाइट को स्कैटर करेंगे दिस वे. लाइट आ रही है, दे विल स्कैटर द लाइट इन ऑल डायरेक्शंस. फर्स्ट पार्ट क्लियर? आपके एटमॉस्फेयर में सो मेनी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जस्ट लाइक द डस्ट पार्टिकल एंड सो मेनी पार्टिकल्स. वो पार्टिकल क्या करेंगे? वो लाइट को स्कैटर करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू Rayleigh law of scattering, scattering is inversely proportional to lambda 4. जो स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? वेवलेंथ के. यानी जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी. तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? ब्लू. ब्लू कलर हैज और ब्लू लाइट हैज लेस वेवलेंथ. वेवलेंथ लेस होगी तो उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी. तो ये पूरा का पूरा जो पाथ है
ये पूरा पार्ट हमें कैसा नजर आएगा, ब्लू नजर आएगा। तो दो चीजें होती हैं इसमें कि सबसे पहली चीज कि स्काई का कलर क्यों नजर आया, कलर बाद में देखेंगे, बट स्काई कलर्ड क्यों होता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल रेन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये कलर ब्लू क्यों आया, क्योंकि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और सबसे कम वेवलेंथ किस कलर की है, ब्लू कलर की, देयरफॉर द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So you can see the practical example we have done, that is Tyndall cone in the tail of comet and sky appears blue. Third we will see that is a sea water seems to be greenish. ये भी बेटा सेम कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। सी वाटर में क्या होगा, जस्ट सी आउट, in sea water there are particles, these are the particles in the sea water. What they will do, जब लाइट इनके ऊपर आएगी बेटा, when the light is made to fall on them, they will scatter the light. क्लियर? और जैसा कि हमने पीछे किया था, एटमॉस्फेयर में ब्लू लाइट स्कैटर हुई थी तो ब्लू कलर नजर आया था। यहां पर जो आपके सी वाटर के अंदर पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स इन द सी वाटर स्कैटर ग्रीन लाइट, तो जो कलर आएगा वो पूरा का पूरा जो कलर होगा दैट सीम्स टू बी ग्रीन। तो फर्स्ट थिंग, आपके सी कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल वो लाइट को स्कैटर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो कलर तो आ गया। अब किस कलर का वो सोल्यूशन, वो सी वाटर नजर आएगा, इट डिपेंड्स कि वो स्कैटर किस कलर को कर रहे हैं। स्काई में ब्लू कलर आया था ड्यू टू स्कैटरिंग बाय ब्लू, यहां पर ग्रीन कलर आया क्योंकि स्कैटरिंग ग्रीन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक लाइन में आंसर क्या बनेगा आपका, व्हाई द सी वाटर लुक्स ग्रीन, बिकॉज the colloidal particle present in the sea water they are scattered by the green light. Clear? और पूरा का पूरा क्या होगा, ग्रीन। अगर ब्लू कलर से स्कैटरिंग होगी ब्लू, ग्रीन से स्कैटरिंग होगी ग्रीन, एंड ओवरऑल द फिनोमेना जो है वो कैसा फिनोमेना है आपका, टिंडल इफेक्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये हमने किए कुछ, दैट इज वी कैन से एग्जांपल्स। नाउ इन द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू डू, दैट इज importance of Tyndall effect. Beta, there is a microscope said to be ultra microscope. Ultra microscope. This is a microscope जो बेसिकली स्कैटरिंग पे बना है। मैं बता दूं क्या होता है ये। इसमें क्या होता है, जस्ट सी आउट, ये आपका कोलाइडल पार्टिकल है। इस कोलाइडल पार्टिकल पे व्हाट दे विल डू, लाइट रे को दे विल इंट्रोड्यूस द लाइट रे ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। कैसे भी इंट्रोड्यूस करें, सो विद द हेल्प ऑफ लेंस द लाइट रे इज मेड टू फॉल ऑन दिस। तो ये क्या करेगा बेटा, कोलाइडल पार्टिकल ये लाइट रे को स्कैटर करेगा इस तरह से इन ऑल डायरेक्शंस, स्कैटर करेगा। और अगर 90 डिग्री पर हम एक माइक्रोस्कोप रखें यहाँ पे, दिस फ्रॉम 90 डिग्री, तो यहां 90 डिग्री से मेरे को क्या नजर आएगा, दिस आई विल सी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर से देखिए बेटा, मैंने लाइट को इंट्रोड्यूस किया, यह आपका पार्टिकल है, इसने लाइट को स्कैटर किया। तो लाइट को स्कैटर करने के लिए यहां पर जिस वे से आपने लाइट को इंट्रोड्यूस किया था उसके 90 डिग्री पर यह आपको रखना है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप किसको रिकॉर्ड करेगा, स्कैटरिंग को। कैसे रिकॉर्ड करता है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है डार्क में। सो व्हाट यू विल गेट, जस्ट सी आउट, ये रिकॉर्ड करेगा व्हाइट स्पॉट, व्हाट ही रिकॉर्ड्स, व्हाइट स्पॉट इन ब्लैक बैकग्राउंड। ये मैं पूरी बैकग्राउंड ब्लैक कर रहा हूं, जस्ट सी आउट, दिस इज यू कैन से कंप्लीटली ब्लैक बैकग्राउंड, और इस ब्लैक बैकग्राउंड में ये व्हाइट स्पॉट्स आएंगे ऐसे, दिस यू कैन से दीज आर द व्हाइट स्पॉट्स। तो ये जो व्हाइट स्पॉट्स है ये आपके पार्टिकल को बताएंगे, क्या बता रहे, जितने स्पॉट्स उतनी स्कैटरिंग। अब यहां पर इस पॉइंट पर स्कैटरिंग हुई ना, तो इस पॉइंट पर स्कैटरिंग हुई मतलब यहां पर ये एक व्हाइट स्पॉट मिला और बाकी सारा क्या है हमारा ब्लैक है। तो यहां से हमें पता क्या चलेगा, हम फाइंड आउट करेंगे स्कैटरिंग को। तो जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है
ये किसको फाइंड आउट करता है? इट इज एन डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्कैटरिंग, स्कैटरिंग को आइडेंटिफाई करता है कि पार्टिकल एक्चुअली में स्कैटर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है इट वाज बेस्ड ऑन टिंडल इफेक्ट। फिर से देखिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, जब लाइट पार्टिकल पर हुई, पार्टिकल ने लाइट को स्कैटर किया, उसके 90 डिग्री पे हमने ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को सेट किया है, तो ये स्कैटर लाइट को रिकॉर्ड करेगा। कैसे रिकॉर्ड करेगा? व्हाइट स्पॉट्स अगेंस्ट ब्लैक बैकग्राउंड्स, तो जितने स्पॉट्स उतने पार्टिकल्स। तो हाउ विल यू फाइंड आउट कि कुछ स्कैटरिंग हो भी रही है नहीं हो रही है? दिस इज find out with the help of a device ultra microscope, and this ultra microscope works on the principle of Tyndall effect or scattering. So this is one of the important application of Tyndall effect. So student, this we have completed one big, you can say, the property Tyndall effect. Now we'll shift to the next one, 7th, color. Now all of you know that color of colloidal solution is due to wavelength of scattered, or you can say wavelength of scattering of light. जो लाइट की स्कैटरिंग हुई है उस लाइट की जो वेवलेंथ है उसकी वजह से आपको कलर मिलता है। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो कलर को डायरेक्टली हम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो रीजन अगर आपसे पूछे कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशंस कलर्ड क्यों होते हैं, ब्लड रेड क्यों है, व्हाई द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर कलर्ड? क्योंकि ये लाइट को स्कैटर करते हैं और जो लाइट की वेवलेंथ होगी दैट विल बी द कलर। बट यहाँ पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको नोट करनी है, जो आपका कलर है बेटा वो इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स ऑन विच द कलर डिपेंड्स। इसमें जो फर्स्ट फैक्टर आएगा जिसमें वी कैन से नॉर्मली साइज और नेचर ऑफ पार्टिकल, पहले बेटा इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द, नॉर्मली क्या होता है बेटा, आप जहां से कोलाइडल सॉल्यूशन को देख रहे हो, ठीक है, वहां से भी बड़ा इफेक्ट होता है। सो सेकंड इज मैनर और पॉइंट फ्रॉम विच the receiver receive the light। देखिए इस चीज को साइज और नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिस्कस करते हैं। ये आपका गोल्ड का पार्टिकल है और ये भी गोल्ड का पार्टिकल है, दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस इन थिंग? ये जो गोल्ड का पार्टिकल है इट इज स्मॉल और ये गोल्ड का पार्टिकल है बिग। क्लियर? ठीक है, तो दोनों ही लाइट स्कैटर करेंगे, बट डिफरेंस क्या आएगा कि ये जो पार्टिकल स्मॉल साइज है, आई कैन से दिस इज द फाइन पार्टिकल, इसका जो कलर आएगा दैट इज रेड एंड द कलर ऑफ बिग पार्टिकल इज गोल्डन ब्राउन। तो ये जो कलर चेंज हुआ किसकी वजह से चेंज हुआ? ड्यू टू साइज, और साइज को हम कई बार नेचर से भी डिनोट करते हैं। तो क्लियर हो गया आपको अच्छी तरह से? अगर आप पार्टिकल का साइज चेंज करोगे तो उसका कलर भी चेंज होगा कोलाइडल पार्टिकल का। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जांपल लर्न कीजिए, अगर आपके गोल्ड के पार्टिकल का साइज कम है देन इट सीम्स टू बी रेड, और अगर उसका साइज बड़ा है देन इट सीम्स टू बी गोल्डन ब्राउन। तो जो हम गोल्डन ब्राउन कलर देखते हैं वो एक्चुअली में क्या है? बिग पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड। सेकंड वी विल सी अबाउट द रिसीवर। रिसीवर लाइट कहां से रिसीव करता है? जस्ट सी आउट, विल एक्सप्लेन दिस वन आल्सो। सो बेटा इसमें क्या है, सपोज ये आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने मिल्क रखा हुआ है, दिस इज मिल्क, ठीक है। अब मैं इस लाइट यहां से इंट्रोड्यूस हो रही है इसमें, दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स। अब ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है जहां से आप मिल्क को देख रहे हो, दिस इज पोजीशन नंबर 2, सेकेंड पोजीशन। क्लियर? तो यहां से जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर जस्ट लाइक ये जाएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगी। तो यानी मैं जो देख रहा हूं यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे, मैं कौन सी लाइट को देख रहा हूं? रिफ्लेक्टेड लाइट। और अंदर से जो लाइट जाएगी यहां से जो निकल रही है, ठीक है, ये लाइट दिस इज सेड टू बी द ट्रांसमिटेड लाइट।
तो ये आपको देखना है कि आपने मिल्क के सैंपल में दो पोजीशंस हैं, पहली पोजीशन ये है, सेकंड ये है। आप कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग, आप उसके लेफ्ट में खड़े हो जहां से लाइट इंट्रोड्यूस हुई है, तो जहां से लाइट इंट्रोड्यूस हुई है वहां से रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी, एंड ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट ये जो कलर आएगा इसका मिल्क का, इट इज ब्लू इन कलर। बट अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट को देखोगे जो अंदर से होके आती है, ट्रांसमिटेड लाइट मींस जो अंदर से होके आएगी, तो इसका जो कलर आएगा दैट इज रेड। तो वही सेम है मिल्क, स्कैटरिंग भी वही हो रही है, बट इट डिपेंड्स आप उसको कहां से देख रहे हो, मैनर और पॉइंट फ्रॉम विच द रिसीवर रिसीव द लाइट। इफ ट्रांसमिटेड लाइट इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, द मिल्क सीम्स टू बी रेड। इफ द रिसीवर रिसीव द रिफ्लेक्टेड लाइट, इट सीम्स टू बी ब्लू इन कलर। तो ये दो फैक्टर हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने रिगार्डिंग द कलर। सो दिस वी हैव फिनिश्ड आवर सेवंथ प्रॉपर्टी, color. Now we'll shift to the property number 8, charge. Seventh finished. Property number 8 is a quite small property, charge. Student, listen one thing. The colloidal solution, it contains two particles, dispersed phase and dispersion medium. So dispersed phase particles, these are charged, either they are positively charged or they are negatively charged, while the dispersion medium particle, ठीक है, एज अ होल ये इनके अपोजिट काम करते हैं, और जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है वो एज अ होल क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, फिर से समझिए, आपका डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, अगर ये नेगेटिव चार्ज है डिस्पर्जन मीडियम विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड एज अ होल द कोलाइडल सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। तो व्हाट इज द मेन पॉइंट, द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स और these are also said to be the colloidal particles, these are charged in nature, clear, they may be of positive charge or they may be of negative. For example, if we will discuss कि positively charged में कौन कौन आते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में जाएंगे, ब्रीफ में डिस्कस करते हैं इसको। So one point is discussed now that the colloidal particles are charged, they may be of positive charged or negatively charged. तो पॉजिटिव चार्ज में कौन कौन से आते हैं, जस्ट सी आउट। इन द पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स, फर्स्ट इज हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स, बेटा इसको लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। Al2O3, ये मेटल का ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड मींस .xH2, दिस यू हैव टू लर्न। सिमिलरली Fe2O3.xH2, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल। सेकंड इस लिस्ट में आएंगे बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड्स, जितने भी आपके मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, जस्ट लाइक आई विल गिव यू द एग्जांपल FeOH twice, AlOH twice, ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज। थर्ड, जितनी भी आपकी बेसिक डाइज हैं, बेसिक डाइज में यू लर्न द एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू, सेकंड प्रूशियन ब्लू। आप बेटा ऐसे भी लर्न कर सकते हो, जिन डाइज का कलर ब्लू होता है वो नॉर्मली बेसिक होती है, और बेसिक डाइज आर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस। नाउ fourth example I will write, where I will write here blood, and the fifth and the last TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड। सो लर्न करना जरूरी है, क्योंकि आगे आप एक काफी बड़े टॉपिक को स्टडी करोगे कि हाउ दिस चार्ज केम, देन यू हैव टू मस्ट नो कि किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव। पहला मेथड तो ये बेटा, इनको लर्न कर लो, ये पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है, बट एक बार पता होना चाहिए। तो नेगेटिवली चार्ज में आपके फर्स्ट कैटेगरी में कौन आएंगे बेटा, जितने भी आपके मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड कॉपर, ऑल मेटल्स दे केम इन द नेगेटिवली चार्ज। देन मेटल सल्फाइड्स, यहां पे क्या थे, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, यहां पे क्या है बेटा, मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड यू कैन राइट जस्ट लाइक आर्सेनिक सल्फाइड, AS2S3, clear to all of you now? Then in the last, यहाँ पे बेसिक डाइज थी, यहाँ पे क्या होंगे बेटा आपकी
acid dyes. Clear? And acid dyes we have eosin and Congo red. Clear to all of you? And last and very important, जितने भी आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, all macromolecules, just like starch, protein, एक्सेट्रा. सो बेटा इस लिस्ट को एक बार समराइज जरूर कीजिएगा. बीइंग इन द सेंस आपको पता होना चाहिए. बेस्ट मेथड कोई एक लर्न कर लो, दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट है. सो रिमेंबर द कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड, मीडियम उसके अपोजिट चार्ज होता है, और एज अ होल कोलाइडल सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. सो दिस वी हैव कंप्लीटेड द 8th प्रॉपर्टी दैट इज चार्ज. नाउ विल शिफ्ट टू द 9th. अब एंड की तरफ जा रहे हैं लेक्चर के. 8th हो गया. नाउ 9th इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. Just see out. This is an instrument. This is an instrument. और यहां पर हमने बेटा आर्सेनिक सल्फाइड As2S3. क्लियर हो गया अच्छी तरह से. और हेयर पॉजिटिव प्लेट, हेयर नेगेटिव. तो ये क्या क्रिएट हो गई है? पॉजिटिव से अगर इसको अटैच किया, इसको नेगेटिव से अटैच किया, देन वी हैव क्रिएटेड एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखिए इसमें क्या होगा. जब आप कोलाइडल पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो चार्ज तो होता है, तो जो उस पे चार्ज होगा वो उसके अपोजिट मूव करेगा. अब ये जो आपका आर्सेनिक सल्फाइड है, मैंने किस कैटेगरी में बताया था ये आपको? नेगेटिव चार्ज. तो ये सारा का सारा आर्सेनिक सल्फाइड कहां पे इकट्ठा हो जाएगा? जाके जहां पे इकट्ठा हो जाएगा As2S3 टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. तो द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रॉन, कहां पे? अपोजिट इलेक्ट्रॉन. दिस इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्लियर हो गया अच्छी तरह से. आर्सेनिक सल्फाइड किस इलेक्ट्रोड पे गया? पॉजिटिव पे, क्योंकि इस पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल towards oppositely charged electrode. Am I clear to all of you? Now what is the significance of this? Significance in the sense इसका additional benefit क्या है हमारे पास? So benefit ये है बेटा, just see out the importance. We can determine the charge on colloidal particle. हम colloidal particle पे चार्ज आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी आउट. देखिए ये आपका, इसको थोड़ा रब कर देते हैं. सपोज यहां से समझना है, ये आपका colloidal particle सपोज A है. This is your colloidal particle A. If this colloidal particle moves toward positive electron, कहां पे मूव हुआ? A, पॉजिटिव की तरफ, तो इस पे कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव. पॉइंट क्लियर है? और if I'll take a particle B, वो B पार्टिकल कहां गया? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो इट मींस उस पे कैसा चार्ज हुआ? पॉजिटिव. सो हम डिटरमाइन कर सकते हैं चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल कैसे? जिस इलेक्ट्रोड की तरफ वो माइग्रेट कर रहे हैं उससे अपोजिट उनका चार्ज होगा. ए जो मूव किया, इट मूव टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो उस पे कैसा चार्ज आया? नेगेटिव. whereas B moves toward the negative electron, so it will have the positive charge. So in this way we can find out the charge on the colloidal particles. Now beta we'll shift to the last property. We have completed the 9th one. The last one is electroosmosis. Just see out this property now. Electroosmosis. Beta osmosis, you know, osmosis, that is the, you can say, the movement of solvent molecules from solvent to solution through a semi permeable membrane. तो solvent का movement था, और यहाँ पे solvent की जगह कौन काम करता है? dispersion medium. ठीक है, तो electroosmosis is movement of dispersion medium through
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और बेटा इलेक्ट्रो मीन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट सी आउट कैसे होता है ये, जस्ट आई क्लियर टू यू। देखिए बेटा, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्जन मीडियम, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, here we will take or we have introduced a positive electrode and here we have introduced a, और थोड़ा सा इसको बैक साइड में कर लेते हैं इस तरह से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस किया हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो गया। क्लियर। और यहां पर आपको इन कंटेनर्स में वाटर, मैंने वाटर इसलिए लिया क्योंकि मैक्सिमम जो आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है वाटर होता है, बट इफ यू चेंज द डिस्पर्जन मीडियम तो आप पे डिपेंड करेगा। अब देखिए क्या होगा ये चीज, इफ द डिस्पर्स्ड फेज इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, बड़े ध्यान से। क्लियर। इन कंपार्टमेंट को नंबर भी दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, आपका डिस्पर्स्ड फेज पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो डिस्पर्जन मीडियम पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। और अगर डिस्पर्जन मीडियम नेगेटिव है तो वो बेटा किसकी तरफ मूव करेगा, टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। मींस द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम इज फ्रॉम बी टू सी। कब, व्हेन द कोलाइडल पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बड़े ध्यान से देखना है। फिर से देखिए, डिस्पर्स्ड फेस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो डिस्पर्जन मीडियम पे क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव पार्ट किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिस्पर्जन मीडियम यहां मूव करना शुरू करेगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। रिवर्स केस, ये पहला केस था, अब मैं सेकंड केस डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड में क्या किया, मैं फिर से रब कर रहा हूं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, सेकंड केस बेटा यहां लिखते हैं, जो डिस्पर्स पार्टिकल है वो नेगेटिव है, तो डिस्पर्जन मीडियम पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, डिस्पर्जन मीडियम पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव डिस्पर्जन मीडियम किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, दैट इज इट विल मूव फ्रॉम बी टू ए। कब, व्हेन कोलाइडल पार्टिकल इज नेगेटिव चार्ज। सो ये जो डिस्पर्जन मीडियम का मूवमेंट हमने कराया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन with the help of this electric field, this is said to be electroosmosis। क्लियर अच्छी तरह से, बड़े ध्यान से करना। ये मूवमेंट आपको कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि ये मूवमेंट कहां से कहां होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आपका कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो मूवमेंट किस इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव चार्ज, तो मूवमेंट किस इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव की तरफ। दिस वी हैव टू रिमेंबर। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड द 10 मेजर प्रॉपर्टीज। नाउ टू स्मॉल प्रॉपर्टीज, कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, बट एक बार बेटा स्टडी कर लेते हैं उनको भी। द टू प्रॉपर्टीज, नंबर 11, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, सिंपली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या पूरे सॉल्यूशन का मूवमेंट। तो यहां पर क्या होता है, जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, इट विल डिफ्यूज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूज करता है। सिंपल है, मूवमेंट करेगा ऐसे, पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन दिस वे मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बट दिस डिफ्यूजन इज क्वाइट लेस, डिफ्यूजन कम है। रीजन मैं आपको क्लियर कर दूं, बिकॉज द कोलाइडल पार्टिकल्स आर बिगर इन साइज, उनका साइज बड़ा है, ड्यू टू विच दे शो लेस मूवमेंट।
सो डिफ्यूजन होता जरूर है, कहां से कहां, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, बट इट इज क्वाइट लेस बिकॉज द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज मोर. नाउ द लास्ट वन, 12th one, that is 11th we have done diffusion. 12th we will do sedimentation, the last property. 12th, sedimentation. What is the meaning of sedimentation? Just see out. This is a colloidal solution. Dispersion medium beta. These are dispersed particles or particles, colloidal particles. ठीक है, ये colloidal particles पर ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, their colloidal particle they will settle down this way. This setting, or you can say settling down of colloidal particle under gravity is sedimentation, but it is very less, बहुत लेस अमाउंट में होता है, क्योंकि आपको पता है जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट, तो उन पे ग्रेविटी इतना अफेक्ट कर नहीं पाती, तो ये जो सेटलिंग डाउन है इट इज वेरी वेरी लेस. बट सेडिमेंटेशन इज क्लियर, द सेटलिंग डाउन बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. क्लियर हो गया अच्छी तरह से. अब ये बहुत लेस रेट पे होती है, बट होती जरूर है चाहे कितने भी लेस रेट पे हो. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जस्ट सी आउट. This sedimentation is just used to calculate molecular mass. Clear? बट क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंटेशन बहुत कम रेट पे हो रही है तो हमें डाटा भी काफी कम मिल रहा है, तो हम जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं वो इसकी बजाय इंस्टेड ऑफ दिस हम किस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं. सो दिस वे बेटा वी हैव कंप्लीटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस. We have done 12 properties, out of which 10 are the major properties, 2 are the minor properties. Clear to all of you? Again I'll repeat the properties. इनको बहुत अच्छी तरह से करना है. Heterogeneous nature, quite stable. They can be filtrability हमने किया था. Filtrability you understand? कैसे filter कर सकते हैं? Through ultra filter paper, normal के through नहीं. Then molecular mass is determined with the help of osmotic pressure. Brownian movement, that zigzag movement. Tyndall effect, scattering of light. और जिस लाइट को स्कैटर करेंगे सेम इज द कलर. चार्ज, एवरी कोलाइडल पार्टिकल इज चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और मीडियम पे अपोजिट चार्ज होगा, एंड एज अ होल कोलाइडल सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट टुवर्ड अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड. अगर पॉजिटिव चार्ज है कोलाइडल पे इट विल मूव टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और अगर नेगेटिव है इट विल मूव टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम through semi-permeable membrane in the presence of electric field. Then diffusion, movement of colloidal particle from high concentration to low concentration. Sedimentation, settling down of the colloidal particles under gravity. So this is all about the topic, that is properties of colloidal solutions. That's all.